एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में एक्चुअली क्या टेलविंड्स हो सकती है, क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। प्लस हम आवास और होम फाइनेंस को कंपेयर करेंगे। एंड आवास के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये एक अपडेट रहेगा फॉर आवास फाइनेंसेस। सो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, आपको बिजनेस मॉडल अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ पे जाने से पहले हम अगर हाउसिंग फाइनेंस मार्केट देखेंगे, सो हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2.8x ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आप यहाँ पर CAGR ग्रोथ भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इंडियन हाउसिंग फाइनेंस मार्केट देखोगे, दैट स्टूड ऑलमोस्ट 19 ट्रिलियन एज ऑन 31 मार्च 2019। अब ये जो मल्टीपल बैंक्स हैं या HFCs हैं, ये बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस नीड्स को केटर करते हैं। अब यहाँ पर इंडियन बैंक्स अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 64% मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं ऑफ द ओवरऑल हाउसिंग मार्केट। अभी तक हम अफोर्डेबल पे नहीं पहुँचे। वाइल जो HFCs हैं, दैट इज़ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड NBFCs, दीज प्लेयर्स टेक द रेस्ट। सो HFCs एंड NBFCs जो हैं, ये लोग ने काफ़ी अच्छे से मार्केट शेयर गेन किया है ओवर द लास्ट 7 ईयर्स। अगर आप ग्रोथ ड्राइवर्स देखोगे, सो अपटेक इन मॉर्गेज पेनिट्रेशन। तो अगर आप हाउसिंग फाइनेंस मार्केट देखोगे, दिस इज सीवियरली अंडर पेनिट्रेटेड इन रिलेशन टू पीयर्स एंड गिवन द हाई हाउसिंग शॉर्टेज। सो हाउसिंग पेनिट्रेशन इज़ एक्चुअली बाउंड टू इम्प्रूव। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, इंडियन मॉर्गेज मार्केट जो है, दिस इज़ सिग्निफिकेंटली अंडर पेनिट्रेटेड। अगर हम मॉर्गेज टू GDP रेशो देखें तो सो ऑलमोस्ट 13% के आसपास इंडिया स्टैंड करता है। देन द अदर थिंग इज़ राइजिंग अर्बनाइजेशन। सो यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है टू अर्बन एंड सेमी अर्बन सेंटर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो HFCs हैं, इनको काफ़ी लार्ज कैचमेंट एरिया प्रोवाइड हुआ है टू डिसबर्स लोन्स, एंड दिस ट्रेंड इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। एंड यहाँ पर माइग्रेशन का मतलब ये है कि 90% ऑफ द डिमांड विल एक्चुअली कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ पिरामिड। मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, या जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, या जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, वहाँ से। अब हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। सो यहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी है एंड दिस स्पेस इज़ एक्चुअली एक्साइटिंग, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है एंड जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन बैंकिंग सेक्टर्स। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो टिपिकली अगर आप देखोगे AHFC, दैट इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कस्टमर, क्या होता है, मतलब आप किस चीज़ को अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस बोल सकते हो। सो टिपिकल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कस्टमर जो है, वो बेसिकली Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में रहता है। देन ही इज़ एक्चुअली न्यू टू क्रेडिट और काफ़ी लो इनकम एंड इनफॉर्मल इनकम बेसिकली वो अर्न करता है। एंड यहाँ पर इनकम डॉक्यूमेंट्स इतने नहीं होते उसके पास। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो मेन इज़ ही इज़ न्यू टू क्रेडिट। सो ऑल दिस फैक्टर्स एक्चुअली डिमांड कि यहाँ पर जो अंडरराइटिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं या जो प्रोसेस होता है, बेसिकली दिस रिक्वायर्स स्पेशल एक्सपर्टीज़ इन रिलेशन विथ योर ट्रेडिशनल जो लेंडिंग फॉर्म होता है। सो इसी वजह से यहाँ से एक्चुअली जो बैंक्स हैं, ठीक है, ये इस सेगमेंट से नॉर्मली दूर रहते हैं। अगर आप एवरेज टिकट साइज़ देखोगे, सो दिस इज़ बेसिकली 5 to 10 lakhs। तो अब अभी हम जब आवास एंड होम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमको एवरेज टिकट साइज इस तरह की ही दिखेगी, ठीक है। देन बोरोअर सेगमेंट अगर आप देखोगे, नॉर्मली ये किनको केटर करते हैं, तो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया या सैलरीड हो गया या दोनों। एंड यहाँ पर बेसिकली जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम आवास के इसमें भी देखेंगे, वहाँ पर कंपैरेटिवली यील्ड्स जो रहते हैं वो हायर होते हैं, ओके, और वहाँ पर रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, लो एवरेज टिकट साइज़ की तो हमने बात की ही, लेकिन यहाँ पे लो LTV रेशो भी होता है। सो बेसिकली LTV यहाँ पर लो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्क होता है कस्टमर के साइड से। एंड यूजुअली कस्टमर अप्रोच करता है लोन के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोर्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। सो इस वजह से भी यहाँ पे LTV कंपैरेटिवली लो होता है, और यहाँ पे कैश फ्लो बेस्ड असेसमेंट रिक्वायर होती है। तो अगर सैम्पल कस्टमर प्रोफाइल्स भी अगर आप देखोगे, सो मेडिकल शॉप ओनर हो गया, या वेजिटेबल वेंडर हो गए, या ड्राइवर हो गए, सो ऐसे सारे कस्टमर्स जो हैं बेसिकली ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंडर आते हैं जनरली। और यहाँ पर क्या होता है ना, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में यू नीड एक्चुअली एक्सपर्टीज़ एंड कैपेबिलिटीज़
कि आप उन सेगमेंट में ऑपरेट करो, इसलिए बैंक्स एंड जो लार्जर प्लेयर्स हैं वो लोग दूर रहते हैं, सबसे पहली चीज़। फिर जो IL&FS एंड DHFL का जो इवेंट्स हुआ था, जिसके वजह से भी ये जो बड़ी बड़ी जो प्लेयर्स हैं या जो बैंक्स हैं, ये हायर टिकट प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट्स में ही इनको कंफर्टेबल लगता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि ये लोग जो छोटे टिकट साइज़ वाले लोन्स होते हैं, दैट इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, इनसे दूर रहते हैं। और यहाँ पे ना यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, सो दैट इज़, जिसको बोला जाता है ओपेक्स हैवी बिजनेस है ये। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है वो हाई होता है, अंडर राइटिंग यहाँ पे खूब होती है, एंड आपको जैसे जिन कस्टमर्स को आप केटर करते हो, ये Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में रहते हैं, एंड दे डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंसर्स, एंड इसके वजह से जो AFCs हैं, दैट इज़ AHFCs हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, ये इन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं थ्रू मल्टीपल चैनल्स। आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हो गया, या इसके वजह से यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज आपको दे आर दोज कस्टमर्स आर नॉट इनटू, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है एंड एज सच, एंड आपको उन कस्टमर्स को ढूंढना है और उनको आपको जब लोन देना है, सो ऐसे केस में आपको पूरी उनकी हिस्ट्री चाहिए रहती है, उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, देन आसपास के लोगों से पूछ के इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो दूसरे बैंकर्स हैं या दूसरे जो बैंक्स हैं, ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, वो इस बिज़नेस में नहीं आना चाहते, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली ओपेक्स हैवी ड्रिवन बिजनेस। सो अगर आप कुछ साल पहले देखोगे तो यहाँ पर इतने फाइनेंसेस नहीं थे जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाले कस्टमर्स को केटर करते थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे काफ़ी सारे बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री एक्चुअली आर एंटरिंग इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग टू मेक इट अ वायबल बिजनेस मॉडल। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे कि खूब सारे चेंजेस आए हैं, जैसे इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में पोस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेरा, फिर एक्चुअली अगर आप नेक्स्ट ऑलमोस्ट 5 years डाउन द लाइन देखोगे तो दिस सेक्टर एक्चुअली विल बी लार्जली ड्रिवन बाय अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। एंड यहाँ पर इंडिया में अगर आप देखोगे 95% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मिडिल क्लास लुकिंग फॉर अफोर्डेबल होम्स, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे डिमांड खूब है इस सेक्टर में, एंड वाइल सप्लाई इज़ एक्चुअली लिमिटेड। फिर गवर्नमेंट के यहाँ से भी खूब सपोर्ट है, सो बेसिकली लो GST रेट्स हो गया या हायर टैक्स रिबेट्स हो गया, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है, एंड ड्यू टू दिस देयर इज़ ग्रेट डिमांड फॉर अफोर्डेबल हाउसेस। एंड यहाँ पे देखोगे कि रियल स्टेट सेक्टर एक्चुअली अपवर्ड मोड में है, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट इज़ एक्चुअली ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड व्हेन कंपेयर टू अदर सेक्टर्स ऑफ रियल स्टेट। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट का पुश खूब है इस सेक्टर में, एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स हम एक्चुअली रियल एक्शन देख सकते हैं इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट विच विल एक्चुअली फ्यूल द ग्रोथ इन द रियल स्टेट सेक्टर। एंड यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग या जो न्यू प्लेयर्स हैं रियल स्टेट बिजनेस में, दे आर एक्चुअली एंटरिंग दिस सेक्टर, जहाँ पर उनको खूब ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ दिख रहा है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज विथ अ लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन बाइंग देयर होम्स एट अफोर्डेबल प्राइस। एंड यहाँ पर हमने हमेशा बात की है कि उन सेक्टर्स में आप बेट करो जहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज़ खूब हाई हो। सो इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी साइज़ काफ़ी अच्छी है, जैसे हमने कहा कि मॉर्गेज पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, सो एम्पल अपॉर्चुनिटी साइज़, एंड इसकी वजह से इन द कमिंग ईयर्स मे बी 5 to 10 years यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। अब हम पहले आवास फाइनेंसर्स की बात करेंगे, एंड देन हम होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करेंगे, एंड एंड में हम कुछ मेट्रिक्स पे दोनों को कंपेयर करेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू आवास फाइनेंसर्स, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो अगेन दे आर इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, और ये लोग, इनका अगर आप AUM देखोगे, सो दैट हैज़ इंक्रीज बाय 20%, एंड आगे भी अगर आप देखोगे इन कमिंग 4 to 5 years, सो दे आर एक्सपेक्टिंग 20 to 25% ग्रोथ इन AUM। नाउ दिस इज़ एक्चुअली वेरी ह्यूज। देन डिसबर्समेंट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 35% से ग्रो हुआ है, एंड जो ग्रॉस स्टेज 3 है, सो NBFCs में बेसिकली यहाँ पर ग्रॉस स्टेज 1, ग्रॉस स्टेज 2, ग्रॉस स्टेज 3 ऐसे बात की जाती है। सो यहाँ पर जो ग्रॉस स्टेज 3 है, सो आप ग्रॉस
NPA इसको समझ लो. सो दैट इज़ एक्चुअली ऑलमोस्ट 0.99%. एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो बेस्ट थिंग अबाउट आवास इज़ कि यहाँ पर इनका जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. सो हम होम फर्स्ट फाइनेंस से भी कंपेयर करेंगे, आवास की एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इनके पास जैसे हमने बात की थी कि इन हाउस ही सब कुछ इनका है. एंड इनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, बहुत बड़ी टीम है फॉर CAs की, जो अंडरराइटिंग ये सब करते हैं. एंड इसके वजह से इनकी एसेट क्वालिटी हमेशा मेंटेन रही है. अगर आप इनका निम देखोगे, अगेन दैट FY21 में जो 7.71% था, नाउ इट इज़ 8.23. सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम इज, ROA भी काफ़ी अच्छा है इनका. सो अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें, सो आवास बेसिकली यहाँ पर इनका अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 73% ये लोग होम लोन में केटर करते हैं एंड बाकी का अदर मॉर्गेज लोन में. ऑक्यूपेशन कैटेगरी में अगर आप देखोगे, सो अगेन यहाँ पर ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड को ज़्यादा केटर करते हैं एंड देन सैलरीड. एंड इसी वजह से अगर आप देखोगे, नॉर्मली सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में यहाँ पर जो स्प्रेड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. एंड आवास की एक और चीज़ काफ़ी अच्छी है. सो जब भी इनको कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनकी कम होती है, दे पास ऑन टू कस्टमर्स. सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड. एंड इसके वजह से इनके जो हम आगे देखेंगे स्प्रेड्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं. एंड यहाँ पर अगेन रिटेल को ज़्यादा ये केटर करते हैं. एंड अगर आप डिसबर्समेंट ब्रेकअप देखोगे, सो अगेन सेम थिंग, होम लोन में इनका ज़्यादा है एंड अदर मॉर्गेज लोन में कंपैरेटिवली कम है. जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, सो दे स्टार्टेड विद राजस्थान एंड राजस्थान में इनके काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है, देन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड देन फिर नीचे. नाउ इनका कैसा रहता है कि ये लोग कुछ स्टेट्स में एंटर होते हैं, देन फिर 3-4 साल बाद नेक्स्ट स्टेट्स में एंटर होते हैं. सो रिसेंटली दे हैव एंटर्ड इन ओडिशा एंड कर्नाटका. सो पहले ये लोग कुछ स्टेट्स में एंटर होके वहाँ पर पूरा मार्केट अच्छे से जान के वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होके देन दे गो फॉर अदर स्टेट्स. एंड यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इनके स्प्रेड्स अगर आप देखोगे, सो व्हाट इज स्प्रेड बेसिकली, तो यहाँ पर तो 3 चीज़ें होती है. एक ईल्ड्स होता है, एक कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता है एंड एक स्प्रेड होता है. सो ईल्ड्स मतलब क्या कि आप जिनको लोन दे रहे हो उनसे कितना चार्ज कर रहे हो, एंड आप जिनसे लोन ले रहे हो वो आपको कितना चार्ज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ बोरिंग. एंड बीच में आप कितना कमा रहे हो. सो ऐसे केस में आवाज़ में अगर आप देखोगे, सो दैट इज़ 5.77 स्प्रेड्स हैं इनके. अब आप इनके स्प्रेड्स देखो, दैट इज़ कंसिस्टेंट. ओके. और यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले अगर मैं मार्च 15 की बात करूँ, सो ऑलमोस्ट 16.49% की ईल्ड थी एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर आप देखोगे 11.41% का था. सो जैसे जैसे इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हुआ है, वैसे वैसे ये लोग ने जैसे ईल्ड्स भी इनकी कम होती गई है एंड यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स भी कम होती गई है एंड दे हैव पास्ड ऑन दिस टू दी कस्टमर्स. सो दिस इज़ एक्चुअली गुड थिंग. एंड अगर आप ग्रॉस स्टेज 3 देखोगे, सो अगेन इनका जैसे मैंने कहा कि इनकी एसेट क्वालिटी खूब अच्छी है. देन नेट स्टेज 3 देखोगे, सो आप सितंबर 20 देखो, दिसंबर 20 देखो, उसके बाद भी देखो, सिर्फ दिसंबर 21 में दे क्रॉस्ड एक्चुअली 1%. उसके बाद अगर आप देखोगे इनकी ऑलमोस्ट 0.7, 0.8, 0.72 ऐसी ही रही है. सो इनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. एंड वन मोर थिंग अबाउट आवास इज़ कि कोविड के टाइम पे भी एक्चुअली दे वर ग्रोइंग. सो एंड अगर आप होम फर्स्ट फाइनेंस देखोगे, सो उनकी ग्रोथ 16 to 17% ही थी. सो आवास में ये चीज़ बहुत अच्छी है. देन OnePlus DPD, अगेन आवास के वीडियो में मैंने OnePlus DPD बताया हुआ है. सो ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने वो वीडियो कवर किया था एंड उनका OnePlus DPD वॉज हायर एंड दे वर लाइक कि कुछ क्वार्टर्स में इनका OnePlus DPD विल बी अराउंड 5% जो ये लोग लेके आए हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग. देन लाइबिलिटी मैनेजमेंट अगर आप देखोगे, सो दे डोंट गो इनटू कमर्शियल पेपर्स. सो ये लोग कहाँ से पैसा इनके पास आता है, तो आपका टर्म लोन्स हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, NHB रीफाइनेंसिंग हो गया, NCDs हो गया. सो यहाँ पर एक्चुअली कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, दे आर फॉर शॉर्ट टर्म्स. तो मान लो आप
फॉर एग्जांपल किसी से 5 साल के लिए लोन उठा रहे हो और आप दे रहे हो 10-15 साल के लिए, तो यहाँ पर एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाती है. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट दे डोंट गो फॉर कमर्शियल पेपर्स, एंड दिस इज़ एक्चुअली गुड थिंग फॉर होम फर्स्ट फाइनेंस ऑल्सो. वो लोग भी कमर्शियल पेपर्स में नहीं जाते हैं. सो बहुत अच्छी चीज़ है ये. और जैसे मैंने ये आपको कहा कि इनके पास इनकी लीगल टीम खूब अच्छी है, अंडरराइटिंग टीम खूब अच्छी है. सो इसके वजह से पर्सनल वेरिफिकेशन भी होता है कस्टमर्स का, बिजनेस प्लेस या रेसिडेंस का यहाँ पर पर्सनल वेरिफिकेशन होता है. थर्ड पार्टी से खूब सारी इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है. सो इन सारी रीजंस की वजह से एसेट क्वालिटी इनका बहुत अच्छा है. और यहाँ पर आपको ना स्टेज 3 जो नंबर है बेसिकली वो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि आरबीआई के नोटिफिकेशन की वजह से यहाँ पर स्टेज 3 के जो एसेट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा दिखेंगे. हम जब होम फर्स्ट फाइनेंस देखेंगे वहाँ पे भी वो रीज़न होगा. लेकिन अगेन होम फर्स्ट फाइनेंस के हिसाब से आवास की जो एसेट क्वालिटी है खूब अच्छी है. अब एक और रीज़न मैं आपको यहाँ पर एक्चुअली होम फर्स्ट फाइनेंस एंड आवास का डिफरेंस मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे सो जो आवास है वो जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स को केटर करता है, एंड इनके मेजॉरिटी कस्टमर्स वो होते हैं जिनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं होती है. ओके. लेकिन वही अगर आप होम फर्स्ट फाइनेंस में देखोगे सो होम फर्स्ट फाइनेंस का मेजॉरिटी कस्टमर्स जो है वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, या सैलरी वाले लोग हैं, और इनका सेल्फ एम्प्लॉयड है. सो वहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस में बेसिकली क्या होता है ना कि वहाँ पर जो उनके मेजॉरिटी कस्टमर्स हैं वो जिनके पास क्रेडिट हिस्ट्री है वो आते हैं. अब क्रेडिट हिस्ट्री मतलब क्या कि बजाज फाइनेंस से थोड़ा कंज्यूमर लोन ले दिया, ठीक है, वैसे वाले लोग होम फर्स्ट फाइनेंस के पास ज़्यादा हैं. लेकिन यहाँ पर जो आवास के पास ना न्यू टू क्रेडिट वाले लोग ज़्यादा हैं ना. मुझे ऐसा लगता है एक और रीज़न ये भी है कि क्यों इन दोनों में ऐसा डिफरेंस है कि आवास का अगर आप देखोगे इन हाउस सोर्सिंग है, तो वो लोग जो DSAs हैं उन पे रिलाई नहीं करते. इनका इन हाउस सोर्स होने की वजह से ये लोग खुद ही कस्टमर्स ढूंढते हैं ज़्यादा. अभी ये लोग ने DSAs के साथ टाई अप किया है, विच एक्चुअली सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करता है, विच इज़ लाइक नथिंग. बट ओवरऑल इनका इन हाउस ऑपरेटिंग मॉडल है, जिसकी वजह से इनके पास जो लोग न्यू क्रेडिट वाले कस्टमर्स आते होंगे. एंड यहाँ पर अगर मैं वीकनेस की बात करूँ सो इनका टॉप 4 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेशन है. देन यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र्स खूब होते हैं टू लार्ज HFCs. ये हम एक्चुअली ओवरऑल ये सेक्टर में ही रिस्क है, सो हम उसकी भी बात करेंगे. एंड बेसिकली दे आर फोकस टू सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट, जो ज़्यादा थोड़ा रिस्की हो जाता है. एंड यहाँ पर अगर मैं थ्रेट्स की बात करूँ सो अगेन कंपटीशन तो एक है ही. देन क्रेडिट रेटिंग्स में अगर डाउनग्रेड होता है तो कुड इंक्रीज बोरोइंग कॉस्ट. हमने देखा था इनके बोरोइंग कॉस्ट कम इसलिए हुए हैं क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग्स में काफ़ी इनको क्रेडिट रेटिंग्स अपग्रेड होने की वजह से इनके बोरोइंग कॉस्ट बहुत कम हुए हैं. अब अगर मैं होम फर्स्ट की बात करूं, एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखोगे दैट इज़ ऑलमोस्ट 53,803 मिलियन. डिसबर्समेंट अगेन 85% ऊपर है. स्प्रेड अगर आप देखोगे 5.6% के आसपास. एंड यहाँ पर अगर हम ग्रॉस स्टेज 3 देखें 2.3% है, लेकिन आवास से ज़्यादा है. देन यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स भी ऑलमोस्ट अच्छा ही है. सो अगर आप देखोगे इनके डिसबर्समेंट्स काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है. अगर आप AUM बाय प्रोडक्ट देखोगे अगेन हाउसिंग लोन ज़्यादा होते हैं इनके, देन शॉप लोन्स, देन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड डेवलपर फाइनेंस बेसिकली बहुत कम है. आवास के केस में अगर आप देखोगे सो डेवलपर फाइनेंस वहाँ पर भी बहुत कम होते हैं. एंड आवास के केस में क्या होता है ना कि वो लोग डेवलपर फाइनेंस में तभी जाते हैं जब 90 to 95% आपका कंस्ट्रक्शन हो चुका हो. सो यहाँ पे रिस्क बेसिकली कम हो जाती है. तो अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे HFCs जो हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं बिकॉज वहाँ पर डेवलपर फाइनेंस बहुत ज़्यादा होता है जो रिस्की सेगमेंट है. एंड वहाँ पर एसेट क्वालिटी इतनी अच्छी मेंटेन नहीं होती है. एंड बहुत ही रिस्की सेगमेंट को वो लोग केटर करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली आवास एंड होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ पर डेवलपर फाइनेंस ना होने की वजह से यहाँ पे इनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है. इनका अगर आप AUM बाय टिकट साइज़ देखोगे अगेन इनका कम ही है. एंड AUM बाय ऑक्यूपेशन अगर आप देखोगे सो अगेन ये लोग सैलरीड
लोगों को ज़्यादा केटर करते हैं, ऑलमोस्ट 72%, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड को ऑलमोस्ट 27% एंड 1% कॉर्पोरेट को। सो ये हाई रेशो ऑफ सैलरीड कस्टमर्स हैं। आवास के केस में एक्चुअली ये पूरा उल्टा था। एंड यहाँ पर स्प्रेड्स अगर आप देखोगे अगेन, सो लास्ट 4 ईयर्स में अगर आप देखोगे, सो 3.9% से ये लोग ऑलमोस्ट 5.6% पे आए हैं। अगेन दिस इज़ वेरी गुड। सो अगर आप इनका देखोगे, सो यील्ड 12.3% से 12.8% तक गई है, एंड इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफ़ी कम हुआ है। एंड आवास के केस में अगर आप देखोगे, आवास के केस में हमने स्प्रेड्स जो थे वो कंसिस्टेंट थे। ओके, नाउ वन ऑफ द रीजंस वाज कि हमने वो भी बात की थी कि वो लोग पास ऑन कर लेते हैं अपने कस्टमर्स को। अगर जो स्प्रेड जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का जो फ़ायदा है जो आवास को मिलता है, दे पास ऑन टू कस्टमर्स। इनके केस में टेक्निकली ऐसा हर बार नहीं होता है। एंड अगर आप बाउंस रेट देखोगे, अगेन बाउंस रेट काफ़ी कम हुआ है। कोविड में तो ऑफकोर्स ऊपर जाना ही था। कलेक्शन एफिशिएंसी भी इनकी अच्छी रही है। एंड अगर आप इनका 1+ DPT देखोगे, ऑलमोस्ट 5.3% है, विच इज़ ओके, मतलब अच्छा है। एंड ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स देखोगे, दैट इज़ GNPA। सो जैसे हमने बात की थी कि रीक्लासिफिकेशन हुआ था RBI का जो कुछ रेगुलेशन था, उसके वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। बट अगेन आवास के कंपैरिजन में इनका ज़्यादा ही है। आवास की एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेट स्टेज 3 दैट इज़ NNPA जिसको नॉर्मली बोला जाता है, सो यहाँ पर इनकी ऑलमोस्ट 1.8% है। नॉट बेटर देन आवास, बट ओके। अगेन यहाँ पे बोरिंग मिक्स एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग देखोगे, सो यहाँ पर ये लोग कमर्शियल पेपर्स से ये लोग भी नहीं लेते हैं। सो आपका NHB रीफाइनेंस हो गया, NBFCs हो गए, NCDs या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गया, वहीं से लेते हैं। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 11.8% के आसपास है इन FY22, जो FY19 में 10.8% के आसपास थी। सो FY19-20 में बेसिकली इनके पास कैश भी बहुत ज़्यादा था। एंड सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ओके, दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। देन अगर आप यहाँ पे PPOP देखोगे, दैट इज़ प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो है होम फाइनेंस की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि इनका जो टर्न अराउंड टाइम है फॉर अप्रूवल, दैट इज़ 48 आवर्स। 2 दिन में ये लोग एक्चुअली अप्रूव कर देते हैं, जबकि आवास का इट इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट 10 डेज़ के आसपास, जो इनको 2-3 जो आवास को 2 या 3 दिन पे लेके आना है। सो यहाँ पर अप्रूवल टाइम इज़, जो स्पीड है अप्रूवल टाइम की, दैट इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू होम फर्स्ट फाइनेंस। सो अगर जोग्राफी देखोगे यहाँ पर, सो यहाँ पर अब बेसिकली जो होम फर्स्ट फाइनेंस है, सो दे आर इनटू गुजरात एंड देन महाराष्ट्र। अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ, सो गुजरात महाराष्ट्र में ये लोग काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेटेड है। नाउ व्हाई? बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा अच्छा है एंड दे केटर टू सैलरीड एम्प्लॉयज़। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एक और चीज़ जो होम फर्स्ट फाइनेंस के केस में होती है, जो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, आप देखोगे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली हैज़ कम बैक प्री कोविड लेवल्स पे। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो दिस इज़, जैसे मैंने कहा कि होम फर्स्ट सैलरीड सेगमेंट को ज़्यादा केटर करता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हैज़ कम बैक। सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द गुड थिंग्स फॉर होम फर्स्ट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, विच इज़ ह्यूज। एंड इसके वजह से भी देयर इज़ एक्चुअली पुश ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट 400 बिलियंस एक्सपोर्ट क्रॉस हो चुके हैं। एंड यहाँ पर इसी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देखी जा रही हैं। सो काफ़ी इंटरेस्ट रेट की साइकिल्स हुई हैं, सो काफ़ी ऊपर नीचे ये सब तो हुआ ही है, बट द सिंगल फैक्टर, बिगेस्ट फैक्टर दैट स्टैंड्स आउट इज़ लो अनएम्प्लॉयमेंट या हायर एम्प्लॉयमेंट या हायर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो दिस हैज़ एक्चुअली अफेक्ट द हाउसिंग डिमांड व्हेन इट कम्स टू इंडिया। अब हम इनके सोर्सिंग चैनल्स की बात करते हैं, होम फर्स्ट के सोर्सिंग चैनल्स की बात करते हैं। सो यहाँ पर जैसे हमने आवास में बात की, सो मेजॉरिटी इन हाउस होता है, लेकिन होम फर्स्ट में क्या है, सो दिस इंक्लूड्स कनेक्टर्स। सो कनेक्टर्स क्या होते हैं? आपके आर्किटेक्ट्स हो गए, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स हो गए। सो इनके थ्रू इनको लीड्स मिलती हैं।
एंड यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये लोग भी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स में आज सच इतना नहीं है, बट इनका मेजॉरिटी इनका जो इन हाउस तो होता ही है, लेकिन ये कनेक्टर्स, दैट इज़ आर्किटेक्ट्स या अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स, इनसे इनको काफ़ी ज़्यादा बिजनेस आता है. सो ऑलमोस्ट अगर FY21 की मैं बात करूँ, 62.2% इनकी लीड्स आई थी कनेक्टर्स की, फॉलोड बाय 14.6% फ्रॉम बिल्डर इकोसिस्टम, फिर 7.4% फ्रॉम ब्रांचेस एंड 6.1% फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी एंड 4% फ्रॉम मार्केटिंग एंड 2.5% फ्रॉम माइक्रो कनेक्टर्स. सो कनेक्टर्स बेसिकली थर्ड पार्टी होते हैं जो कंपनी को प्रोवाइड करते हैं विद कस्टमर लीड्स ऑन एन कमीशन बेसिस, और ये कमीशन तभी उनको मिलती है जब लोन डिसबर्स होता है. एंड ये कनेक्टर्स बेसिकली असिस्ट नहीं करते हैं लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में. तो आपके जो DSAs हो जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, ये लोग एक्चुअली मदद करते हैं लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में भी, जिसके वजह से वहाँ पर कमीशन थोड़ी ज़्यादा होती है. लेकिन जहाँ कनेक्टर्स होते हैं वहाँ पर ये लोग लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में मदद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कमीशन होता है बेसिकली वो कम होता है. एंड ये जो इनके कनेक्टर्स बेसिकली कौन हो गए, सो जैसे हमने आर्किटेक्ट्स की बेसिकली बात की, वो, या इंश्योरेंस एजेंट्स हो गए, टैक्स प्रैक्टिस जो करते हैं वो लोग हो गए, लोकल शॉपकीपर्स हो गए हैं. तो इनका कनेक्टर एक ऐप है, सो वहाँ पर कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है एज अ कनेक्टर. एंड होम फर्स्ट फाइनेंस ने एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वहाँ से उनके साथ भी टाई अप किया है फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स इन अफोर्डेबल कैटेगरी टू देयर कस्टमर्स. एंड यहाँ पर जो फिनटेक पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग नो ब्रोकर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हो गया, या लेंडिंग कार्ड टेक्नोलॉजीज हो गया, या 197 कम्युनिकेशन, दैट इज़ पेटीएम हो गया, फॉर उनके साथ भी इनके टाइप्स हैं फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटी ऑफ इट्स अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स. One more thing what I like about आवास एंड होम फर्स्ट इज, स्पेशली होम फर्स्ट, ये लोग काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है. सो जो इनका 48 आवर्स में इनका अप्रूवल प्रोसेस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली. सो इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखोगे, सो दैट इज़ 8 to 10 वर्किंग डेज, मतलब 8 से 10 दिन लग जाते हैं आपका लोन अप्रूव करने में. लेकिन होम फर्स्ट ये सिर्फ 48 आवर्स में करता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट दे आर यूजिंग, वन थिंग. देन जैसे आवास के केस में भी एंड होम फर्स्ट के केस में भी व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि ये लोग जैसे जो बैलेंस ट्रांसफ़र्स होते हैं वो पहले ही समझ में आ जाए, पहले ही प्री डिटरमाइन हो जाए, इनकी बहुत सारी कोशिश करते हैं. अब सो अगेन दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स का खूब यूज़ हो रहा है, देन डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी यूज़ हो रहा है, जिसके वजह से ये लोग टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके स्केल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप देखोगे तो होम फर्स्ट का भी अच्छा है एंड आवास का भी अच्छा है. अब अगर हम कुछ रिस्क की बात करें, सो पहला रिस्क यहाँ पे है बैलेंस ट्रांसफ़र रिस्क. तो बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है, सो मान लो मैंने एक सो फॉर एग्जांपल मैंने आवास से लोन लिया. सो अब मेरी तो कोई हिस्ट्री नहीं थी एंड आवास ने मुझे लोन दिया, एंड यहाँ पर क्योंकि मेरी कोई हिस्ट्री नहीं थी, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी, सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आवास के लिए बहुत हाई हो गया. सो ऐसे केस में आवास ने मुझे लोन दिया एंड अब मेरी हिस्ट्री बेसिकली बन चुकी है. सो एक बार सिग्निफिकेंट क्रेडिट हिस्ट्री अगर इस्टेब्लिश हो जाती है, सो ऐसे केस में कस्टमर्स के लिए मीनिंगफुल नहीं रहता है कि वो लोग हायर इंटरेस्ट रेट पे करके आवास के साथ ही रहें. सो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स, यहाँ पर जो HFCs हैं इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये लोग उन लोगों को लोन देते हैं जिनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, तो रिस्की एसेट्स हैं बेसिकली, जिसके वजह से इनके इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं. सो एक बार मेरी हिस्ट्री क्रिएट हो गई, सो आई वुडंट गो टू आवास अगेन कि आप मुझे लोन दे दो. अब मेरी हिस्ट्री क्रिएट हो गई तो मेरे पास जो दूसरे बैंक्स हैं या मेरे जो खुद के बैंक्स होंगे, मैं उनके पास जाऊँगी और लोन लूँगी. लेकिन यहाँ पर ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि जिनका जो सोर्सिंग मॉडल अगर इन हाउस है, जैसे फॉर एग्जांपल आवास इन दिस केस, सो यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप होती है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके वजह से कि थ्रू आउट द टर्म ऑफ द लोन्स कस्टमर आवास के साथ या फॉर दैट मैटर उसी HFC के साथ रहता है. बट अगेन बैलेंस ट्रांसफ़र अगर आप देखोगे आवास के केस में एंड होम फर्स्ट के केस में बैलेंस ट्रांसफ़र इवेंचुअली कम हुआ है, बट बैलेंस ट्रांसफ़र्स तो यहाँ पर एक रिस्क है ही.
देन ग्रोइंग कंपटीशन, या अगर ग्रोथ को अच्छे से मैनेज नहीं किया, या क्रेडिट रेटिंग्स में जो डाउनग्रेड हो सकता है विच कैन एक्चुअली इंक्रीज बोरिंग कॉस्ट. सो दीज आर दी वेरियस रिस्क जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हैं. नाउ अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, नाउ अगेन एज अ डिस्क्लोजर, आवास मेरे पास ऑलरेडी है, होम फर्स्ट में मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं. सो आवास को हमेशा से ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दिया है क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है. एंड इनका अगर आप AUM ग्रोथ देखोगे सो वो भी काफ़ी अच्छा है. वैसे अगर आप देखोगे तो होम फर्स्ट फाइनेंस का भी जो AUM ग्रोथ आगे एक्सपेक्टेड है वो भी काफ़ी अच्छा है, 20 to 25% के आसपास अगेन. एंड लेकिन आवास को ज़्यादा वैल्यूएशन इसीलिए ही दिया है बिकॉज ऑफ दी एसेट क्वालिटी जो उनका है, प्लस उनके अगर आप नंबर्स देखोगे देन वो भी काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर HFCs. सो आज के लिए इतना ही. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आपके पास कौन से शेयर्स हैं. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. जय हिंद एंड नमस्ते.